आज के टाइम पे एक लड़की के लिए मतलब एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा होता है कि जब अपने दोस्त का एग्जाम निकलता है तो लगता है नहीं भाई उसका निकल रहा है मेरा भी निकल रहा है। मैंने देखा है लोगों को सुबह लेट आते थे घर के प्रेशर के कारण कि खाना बनाना ये करना है और जल्दी चले भी जाते थे। मतलब फ्रीडम नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो रिलैक्स माइंड होकर पढ़ पाए। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है मतलब उस स्टेज में पढ़ना बहुत ज्यादा, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर था, कंपटीशन का प्रेशर, घर का प्रेशर बहुत बेकार होता है। माय नेम इज़ शिवानी सिंह एंड मेरा सीजीएल 2021 क्लियर हो गया है, जिसमें मुझे जेएसओ मिला है और 39 रैंक है मेरी। मेरा प्री में 159 स्कोर था, जो नॉर्मलाइज जो कि 164 हो गया था। फिर मेंस में मैथ्स में मेरे 160 थे और इंग्लिश में मेरी 170 नंबर थे और जेएसओ में मेरे 100 मार्क्स थे और डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा-सा बेकार सा हो गया था, 34 आ गया था। इतनी उम्मीद नहीं थी इतने कम की, पर ठीक है। तो टोटल मेरे 628 हो गए थे और कट ऑफ कितना गया था जेएसओ का 2021 में 614 गया था। 705 28 थे और 900 628 हो गया। ये तो था कि मतलब प्राइवेट जॉब करने का उतना इरादा नहीं था, गवर्नमेंट जॉब का था और उस टाइम पे मेरी सिस्टर मेरे साथ रहती थी। मैं अपनी सिस्टर के साथ भोपाल में रहती थी, तो दी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। तो दी को मतलब 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हुए देख के इतने डेडिकेशन के साथ लगा कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब अच्छा है। कोचिंग वोचिंग जॉइन की, ऐसी नॉर्मल कोचिंग जॉइन की, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था तो मैथ्स मैंने ऑलमोस्ट 4-5 साल से पढ़ा नहीं था। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते-करते ऐसे दोस्त बहुत अच्छे बन गए थे, तो वो बता रहे थे कि वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि एसएससी पे जाओ, थोड़ा-सा अच्छा है ये। फिर मैंने सर्च किया कि कैसे क्या होता है, तो तब से फिर अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। इवन सर ने भी रिकमेंड किया था मुझे, राम सर ने, कि एसएससी की प्रिपरेशन करो, अच्छा है। प्री के लिए जैसे कि मैथ्स के लिए सबसे पहले बेसिक्स पढ़ लिए, बेसिक क्लासेस ले ली थी, जैसे उसके बाद फिर मेन प्रीवियस ईयर पे फोकस किए थे। टेस्ट में भी मतलब मॉक टेस्ट तो रहता था जो फुल लेंथ था। जैसे क्विज़ेज़ में बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म क्विज़ प्रोवाइड करते हैं, छोटे-छोटे 10 मिनट के, 5 मिनट के। वो क्या है, एक स्पीड बना देते हैं, तो वो सारी चीज़ें की थी। मैंने सबसे पहले एसएससी में हाईएस्ट पोस्ट सीजीएल की होती है, तो मैंने सीजीएल को ही चूज़ किया। मैंने उसी टारगेट बनाया और उसी के मतलब मोस्टली उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। लास्ट 5 टू 6 इयर्स के प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा फ़ोकस किया और उसमें से भी 2-3 साल के पे ज़्यादा फ़ोकस किया और उसी को मतलब मल्टीपल टाइम्स किया कि उसमें कैसे पैटर्न है, क्योंकि क्या होता है कि एसएससी के एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, थोड़ी बहुत चेंज करके ट्विस्ट एंड टर्न्स डाल के ले आते हैं। तो मेन क्या है कि एसएससी के पैटर्न्स अगर अच्छे से हो जाए तो आगे का ईज़ी हो जाता है। जैसे कि 2021 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मैं 2020 2019 और 2018 को फ़ोकस किया था, ये 3 ईयर। सबसे पहले अटेम्प्ट में मेरे प्री 2019 में, ग्रेजुएशन के बाद में ही मैंने 2019 का अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरा प्री ही क्वालीफाई नहीं हुआ था, मतलब 0.44 से रह गया था प्री। उसके बाद 2020 में किया था तो 20 में भी नहीं हो पाया था। मेंस दिया था मैंने, डिस्क्रिप्टिव भी दिया था, पर उसके बाद आउट हो गई थी। इवन उसमें भी मैंने जेएसओ का पेपर दिया था, उस टाइम पे मेरे जेएसओ में 70 नंबर आए थे और जो फाइनल लिस्ट निकली थी उससे 10 नंबर से मैं रह गई थी। और फिर 2021 में दिया तो उसमें अच्छे आ गए इवन ज़्यादा आ गए कट ऑफ से। इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा है मैंने, इंग्लिश मेरी अच्छी है और कॉलेज में भी बहुत सारे नॉवेल्स पढ़े थे। तो जो रीडिंग, न्यूज़पेपर भी बहुत पढ़ती थी मैं, मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था उसमें, जो कॉलम्स रहते थे इंटरेस्टिंग वाले। तो रीड इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होती, पर स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि इंग्लिश बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं होती है। बोलना अच्छा होता है, सारी चीज़ें होती हैं, पर ग्रामर अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी। उसके बाद फिर मतलब फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाए थे, हो गया, इतना ही था। मतलब इंग्लिश में ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा था। रीजनिंग के लिए तो मॉक ही सफिशिएंट रहता है कि आप मतलब 100 प्लस मॉक हो जाते हैं प्री की प्रिपरेशन की, तो 100 प्लस में भी इतने सारे उस रीजनिंग के क्वेश्चंस हो जाते हैं कि वो सफिशिएंट रहता है। आपको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, कौन से पे इजीली बन जाएगा। और फिर सिर्फ 2-3 पॉइंट होते हैं, जैसे मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया। ओके। अभी टफ कर दिया है, पहले नॉर्मल था। और जीएस के लिए, जीएस में स्टार्टिंग में जीएस टफ था, क्योंकि जीएस कभी पढ़ा नहीं था और इंटरेस्ट भी नहीं था जीएस में। फिर देखा, फिर मतलब ऐसा कि मॉक देते-देते समझ में आया कि किस पे ज़्यादा फ़ोकस है, कौन-सा किस सब्जेक्ट पे, मतलब किस पे वेटेज ज़्यादा है। तो देखा था उसमें करंट अफ़ेयर पे ज़्यादा उस टाइम पे फ़ोकस था, तो करंट अफ़ेयर को अच्छे से किया था। फिर स्टैटिक भी अच्छे से किया था, देन पॉलिटी, हिस्ट्री, ये 4 हैं, इनको अच्छे से करने पे ऑलमोस्ट मतलब 20 नंबर आ जाते हैं, मतलब 10-15 क्वेश्चंस ईज़िली हो जाते हैं। फिर वो जो ज्योग्राफी हो गया, बायो हो गया, उस पे उतना फ़ोकस नहीं किया था, क्योंकि उस पे होता है कि मेहनत ज़्यादा होती है और आउटपुट कम मिलता। तो ऐसे सब्जेक्ट पे फ़ोकस किया जिस पे मेहनत कम हो और आउटपुट ज़्यादा हो, तो उसमें भी ओके। डिसेंट स्कोर आ गया था। मेरे मतलब प्री में 22 आ गए थे जीएस में नंबर।
तो मैंने सबसे पहले करंट अफ़ेयर स्पीडी से देखा था क्योंकि स्पीडी में क्या है कि सारी चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल थी और जो फ स्टार्टिंग के पोर्शन थे जिसमें टॉपिक वाइज़ था, उसको किया था। अब मोस्टली मैंने 1 साल और 6 महीने का किया था। 6 महीने पे ज़्यादा फ़ोकस किया था और 1 साल पे मतलब वो जो आगे के 6 महीने तो उसपे सिर्फ़ मोटा-मोटा देख लिया था जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि अवार्ड्स हो गए मतलब स्पोर्ट्स हो गया, उस पे फ़ोकस किया था। और स्पीडी बेस्ट था उसके बाद जो डेली करंट अफ़ेयर आते थे मतलब डेली में क्योंकि क्या स्पीडी स्टार्टिंग में देखो तो बहुत सारे लग जाते हैं और उसको लगता है कि कंप्लीट कैसे होगा? वो बहुत डर लगता है क्योंकि जीएसई इतना वास्ट है, उसके बाद सारे सब्जेक्ट के साथ उसको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। कॉमर्स में कैलकुलेटर मिल जाता है, तो एक्चुअली मतलब ऐसा कि उस 12th तक तो ठीक है कॉलेज में कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, तो वो बेसिक जो कैलकुलेशन है वो भी चली जाती है, मैथ से टच ही छूट जाता है। जीएसओ में काफ़ी यूज़ आया, जैसे कि 11th-12th में स्टैटिस्टिक्स की बुक्स थी, वो काफ़ी यूज़ में आई मतलब इसमें जो जीएसओ में चैप्टर्स थे, 10 चैप्टर 10-11 चैप्टर अप्रॉक्स उसमें से 5-6 चैप्टर तो 11th की बुक में ही है, तो मैंने उसको वापस से पढ़ लिया था, देख लिया था, तो बहुत ईज़ी पड़ गया था और फिर 2-3 चैप्टर जो ग्रेजुएशन वाले हैं, उसको फिर मैंने बुक्स से पढ़ा था, प्रीवियस ईयर्स किए थे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा है। एक्चुअली में क्या है, ये जो ग्रेजुएशन वाले चैप्टर्स हैं ना, इन्हीं में से सबसे ज़्यादा मतलब वेटेज है मार्क्स के, यही सबसे ज़्यादा वेटेज मतलब ऐसा 200 मार्क्स के पेपर है, तो 100 मार्क्स तो इसी में से आने हैं और 100 मार्क्स उससे आने हैं। तो ऐसा है कि जो सबसे ईज़ी पार्ट है, वो तो अपन 11-12 की बुक से पढ़ सकते हैं कि 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और फिर उसके और ऊपर जाने के लिए फिर ये चैप्टर्स अच्छे से करना पड़ता है। तो मतलब मोस्टली ऐसा है कि प्रीवियस ईयर्स के लाइक 30 टू 40 क्वेश्चंस रिपीट कर देते हैं या पैटर्न रिपीट कर देता है। तो पहले प्रीवियस मतलब 11-12 की बुक पढ़ लो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, फिर उसके बाद फिर ये नए चैप्टर्स पे थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से पढ़ लो, ये बेस्ट है। मम्मी हाउसवाइफ है और पापा एससीएल में जॉब करते हैं। मेरी दीदी ने प्रिपरेशन की थी गवर्नमेंट जॉब की, तो दीदी ऑलरेडी है और दीदी का असिस्टेंट लोको पायलट में है, तो उस टाइम पे बहुत खुश हुई थी। मेरे टाइम पे इतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि ऑलरेडी एक एक लड़की जॉब में, दूसरी आ गई, ठीक है। और मेरे घर पे ऐसा है कि थोड़ा-सा गवर्नमेंट जॉब की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है। इवन मतलब ऐसे ही पूरी जॉइंट फैमिली को भी देखा जाए ना, तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में, तो अभी उतनी वैल्यू नहीं है। कॉलेज के टाइम पे मैं बहुत फ्री रहती थी, तो मैंने पूरा बिन मतलब मेरे पास नेटफ्लिक्स था उस टाइम पे, मैं बिंज वॉचिंग करती थी। मतलब 1 एपिसोड हुआ, 10 एपिसोड उसके 1 दिन में कंप्लीट कर दी थी। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने ये सोच लिया था कि उस टाइम पे मतलब जो सारे सोशल साइट्स हैं वो सब बंद कर देना है ना मतलब उस टाइम पे इंस्टाग्राम भी था मेरे पास तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया, सिर्फ़ व्हाट्सएप और टेलीग्राम रखा मैंने और मतलब यूट्यूब में भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि नहीं, सिर्फ़ ये चीज़ देखना है और कुछ नहीं देखना है क्योंकि मतलब मैं बिंज वॉचिंग करती हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता, तो मैं सबसे पहले अपने आप को डिस्टेंस कर लेती थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ इन सब चीज़ों में, तो दूर रखो तो बेस्ट है। प्रिपरेशन के टाइम पे इन सब से हमेशा दूर रहना चाहिए और फिर अगर ऐसा लगे कि रिफ्रेशमेंट चाहिए तो दोस्त बेस्ट ऑप्शन है। मतलब 1-2 अच्छे दोस्त बनाओ, अपने ही फील्ड के दोस्त बनाओ मतलब एसएससी फील्ड के, तो क्या होगा उनसे बात भी होगी ना, रिफ्रेशमेंट भी होगा तो पढ़ाई की बात हो जाएगी और जब पढ़ाई की बात होगी तो मोटिवेशन आएगा, नहीं यार अपने को करना है, अपना ये कम चल रहा है, अपना ये टॉपिक रह गया है, अपने को करना है। उसके नंबर ज़्यादा अच्छे अरे वाह! उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, पूछो कैसे नंबर अच्छे आ रहे हैं, कहाँ पे वो मतलब चीज़ें रह रही हैं आपकी और उसकी अच्छी रह रही हैं। तो दोस्त बनाओ, चाय पियो, बातें करो, पर यहाँ पे क्या होगा पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगी, तो ये प्लस पॉइंट है। पर यूट्यूब और ये सारी चीज़ें मतलब ऐसा नेटफ्लिक्स और सोशल साइट से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप ईज़ी पड़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। क्या कि पता नहीं मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ऐसा लगता है कि होगा, नहीं होगा, कैसा होगा? इवन बड़ी पूरा पढ़ लिया और सब्जेक्ट पढ़ लिया, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, पर ऐसा लगता है कहीं बैड डे ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो स्टेप बाय स्टेप क्या ईज़ी पड़ जाता है कि आप एक स्टेप नीचे भी जाओगे तो बैकअप के लिए कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे कि मेरा क्या हुआ था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने एमटीएस, सीएचएसएल सारी प्रिप में सारे सबके एग्ज़ाम देती थी मैं। तो सबसे पहले मेरा एमटीएस में हुआ था 2020 में। उसके बाद फिर ऐसा लगा था कि हाँ, एक बूस्ट मिल गया था। एमटीएस भी जो मतलब ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में आप जॉब मतलब एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो एक जॉब मिलना लगता है कि हाँ, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं और एक बूस्ट मिलता है कि हाँ, आप कर लोगे। थोड़ा-सा और स्टेप ऐसा मेरा ये स्ट्रैटेजी है स्टेप बाय स्टेप। मेरी फ्रेंड थी वो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रही थी, उसके बाद मैं उसकी दोस्त बनी, तो उसने मुझे बताया था कि कैसे क्या होता है। तो उसने बताया था पहले मुझे नहीं पता था कि जेएसओ जैसी पोस्ट भी कुछ होती है, तो उसने मुझे बताया था जेएसओ होता है, डबल ए होता है।
तो फिर हम जब फॉर्म भरे थे, हम साथ में ही फॉर्म भरे थे। उसने बोला कि भर दो तुम, तो फिर मैंने देखी एलिजिबिलिटी क्या होती है उसकी। तो फिर ऐसा था कि दोस्तों की हेल्प से मिल गया, तो फिर बाद में मैंने खुद सर्च किया कि कैसे क्या होता है प्रोफाइल। तो फिर ऐसा एज़ अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए तो ईज़ी पड़ गया कि हाँ, मतलब कॉमर्स है तो ये ईज़ी हो जाएगा। अगर मैथ्स में कम नंबर हो गए और जीएसओ में ज़्यादा हो गए तो कवर हो जाएँगे। तो ये लगा था कि हाँ, जॉब लेना ईज़ी हो जाएगा इससे। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के या आर्ट्स बैकग्राउंड के या किसी भी बैकग्राउंड के, ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आप कितनी डेडिकेटेड हो किसी जॉब के लिए या किसी एग्ज़ाम के लिए। अगर एसएससी के लिए तो आप एसएससी के सारे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। मतलब आपको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। देखो कि कैसे क्या है, उसके बाद उनके बेसिक्स पढ़ो। आप ऑफलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, किसी से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद वापस से मॉक लगाओ। इवन आपके 60% सिलेबस भी कंप्लीट हो गया या 70%, उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। फिर उससे आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में कम आ रहा है, इस क्वेश्चन में रह गया, या इस क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है, तो अपन को इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ऐसा है कि ये मैटर नहीं करता आप किस बैकग्राउंड से हो। आज के टाइम पे एक लड़की के लिए, मतलब एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ गई है, सारी चीज़ें बहुत है, और घर से भी प्रेशर आता है कि शादी हो जाए। पर इसको एक डिफ़िकल्टी की तरह, इसको एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए कि हाँ, मतलब मुझे करना पड़ेगा, इसी अटेम्प्ट में करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा और अपना 100% देना पड़ेगा, तभी जाके मतलब मुझे जॉब मिल पाएगी, नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर पता नहीं क्या हो जाए। तो इसको एक डिफ़िकल्टी की तरह, मतलब एक वो प्रॉब्लम्स की तरह ना लेके इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लेना चाहिए। हाँ, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट होगा, पर इसको मतलब अपनी माइंडसेट को इतना इम्प्रूव करो और करो, क्योंकि अपन दूसरे को नहीं चेंज कर सकते। हम प्रेशर को नहीं अलग कर सकते, वो आउटसाइड से आ रहा है, पर अपने में जो अपने कंट्रोल में अपना मोटिवेशन है, मतलब अपने कंट्रोल में अपनी थिंकिंग है, मोटिवेशन है, उसे बढ़ा सकते हैं उस कारणों से। यहाँ पे लाइब्रेरी में देखा है, जो लड़कियाँ आती हैं, जैसे कि मैं तो 11-11 बजे तक लाइब्रेरी बैठ जाती थी, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं घर पे बोल देती मैं जा रही हूँ, तो बोलते कोई नहीं पढ़ो तुम। पर मैंने देखा है लोगों को सुबह लेट आते थे, घर के प्रेशर के कारण कि खाना बनाना, ये करना, और जल्दी चले भी जाते थे। मतलब फ्रीडम नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो रिलैक्स माइंड होके पढ़ पाएँ, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब उस स्टेज में पढ़ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर होता है, कॉम्पिटिशन का प्रेशर प्लस घर का प्रेशर, बहुत बेकार होता है। और दोस्तों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, मुझे लगता है प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि क्या आपसे, मतलब जैसे कि फैमिली है, अपन जिस प्रेशर से गुज़र रहे हैं फैमिली नहीं गुज़रेगी, मतलब वो नहीं समझ पाती, क्योंकि अपन, मतलब वो अलग है, ये अलग है स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, दोस्त सेम स्टेज से गुज़रते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, तो वो एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि नहीं भई पढ़ ले तो तो बोलते हैं हाँ, पढ़ ले तो यहाँ पे ये पॉइंट रह गया, तो यहाँ पे नहीं, ये तेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब वो दोस्तों का हेल्प बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब फैमिली का तो रहता है नो डाउट, पर यहाँ पे क्या सेम सिचुएशन से वो गुज़रते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और आपको समझा पाते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, होगा। जैसे कि मैं आगे से, मतलब ऐसा कि मेरे 5-6 दोस्त थे। हम क्या पार्क में जाके डिस्कस करते थे, मैथ्स मोस्टली डिस्कस करते थे हम सब जाके रोज़, मतलब सैटरडे, संडे जाके वही डिस्कस करते थे। मेंस जब आ गया था डेट उसकी, तो इन सबके 2020 में हो गए थे, मेरे नहीं हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी कि मेरे नहीं हुए, कैसे होगा? तो बोलते थे, "नहीं होगा तेरा, तू पढ़" ऐसा करके मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। और उनके लिए खुश तो हुई थी मैं बहुत ज़्यादा, पर अपने लिए बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि कैसे क्या होगा? तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की। मतलब अगर दोस्तों का देखा जाए ना, तो अपना जो मोटिवेशन, अपने जो पढ़ाई है ना, उसके बाद दोस्त ही आते हैं, उसके बाद फैमिली आती है, मेरे हिसाब से। और अच्छे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। कॉम्पिटिशन में क्या जेलसी बहुत ज़्यादा होती है, और वो अच्छे दोस्त अगर मिल गए ना, तो आपकी लाइफ सेट हो गई। और ऐसा होता है ना कि जब अपने दोस्त का एग्ज़ाम निकलता है, तो लगता है नहीं भई उसका निकल रहा है, मेरा भी निकलेगा। क्योंकि हमको पता है कि उसके क्या क्या बोलते हैं, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीकनेस है, और वो कैसे पढ़ता है। तो वो क्या अपने को बहुत सामने कोई होता है ना, पर्सन फेस टू फेस होता है ना, तो उससे इंस्पायर होके फिर उससे मोटिवेट होना, वो अलग बात हो जाती है। अपन कहीं और से इंस्पायर होते हैं, तो वो एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है।